Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS classes. As you know, in our previous video, we have started history chapter number 7 and this is the part second of this chapter. प्रीवियस वीडियो में हमने जो अर्ली एम्पायर है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 उसका पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे हमारे, है ना, सारे डिस्कस किए थे। लाइक चाणक्य के बारे में हमने डिस्कस किया था, चाणक्य के बाद हमने डिस्कस किया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ बिंदुसार एंड अशोका के बारे में भी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक है ना। बैटल ऑफ कलिंगा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और इसी के साथ साथ हमने जो सिकंदर था, है ना, जिसने इंडिया पे अटैक किया था, मैसेडोनिया का रूलर था, उसके बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तभी आपको ये सेकंड पार्ट उसका समझ में आएगा। सो लास्ट क्लास में हमने एक जो बात की थी बैटल ऑफ कलिंगा की, कि बैटल ऑफ कलिंगा जो हुआ था 261 बीसी में लड़ा गया था, जिसमें अशोका जीता था। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि जो बैटल ऑफ कलिंगा हुआ था, कलिंगा का जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के रिजल्ट क्या क्या थे, है ना। सो ये पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ये पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा गया था उसके रिजल्ट क्या क्या हमें देखने के लिए मिले थे, उसके परिणाम क्या क्या हमें देखने के लिए मिले थे, या रिजल्ट के युद्ध के बाद क्या हुआ था, ठीक है ना। सो सबसे पहला पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, दिस बैटल वॉज वॉन बाय अशोका। ऑब्वियसली इस युद्ध को किसने जीता था? जो कलिंग के राजा के बीच में और अशोका के बीच में फाइट हुआ था, अशोका के द्वारा उस युद्ध को जीत लिया गया था, है ना। अशोका जो राजा थे उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया था, ठीक है ना। अशोक युद्ध तो जीत लेते हैं बट वॉर चेंज अशोकास लाइफ बिकॉज द लॉस वॉज वेरी हैवी। अशोक के द्वारा इस युद्ध को जीत लिया जाता है ऑब्वियसली, बट ये जो युद्ध होता है वो अशोका की लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देता है, अशोका की लाइफ को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि जो युद्ध में लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा लॉस उन्हें सहना पड़ा था। इतना ज़्यादा लॉस देख के, इतनी ज़्यादा लॉस और इतने ज़्यादा लोग दोनों की सेनाओं से मारे गए थे, जिन्हें देखकर क्या हुआ था, अशोका की लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई थी, ठीक है ना। और क्या होता है, अशोका वॉज हॉरिफाइड, अशोका पूरी तरह से डर जाता है। व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड सीड, जब ये वायलेंस देखता है, वायलेंस का मतलब क्या हो गया, जो हिंसा वहाँ पे हुई थी, इतने सारे सैनिक मारे गए थे, इतने सारे लोग मारे गए थे एक कलिंगा वाले क्षेत्र के लिए, तो जो वायलेंस वहाँ पे हुआ था, जो हिंसा वहाँ पे हुई थी, उसको देख के अशोका बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है ना, हॉरिफाइड हो जाता है। और वायलेंस के साथ साथ ब्लड सीड, मतलब जो ब्लड वहाँ पे जमा हुआ था युद्ध के बाद, जो ब्लड वहाँ पे दिख रहा था चारों तरफ, उसे देख के अशोका बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखोगे। और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि ये कभी युद्ध नहीं करेगा, नॉट टू फाइट वॉर एनी मोर। बोले अब इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में जितना नुकसान हुआ है, जितना लॉस उसे हुआ है, उसे देखते हुए, जितने लोग उसके मरे हैं, जितना ज़्यादा वायलेंस हुआ है, उसको देखते हुए अशोका डिसाइडेड नॉट टू फाइट वॉर्स एनी मोर। बोले अब मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड देन अशोका बिकेम द फॉलोवर ऑफ बुद्धा, और इसके बाद अशोका क्या करते हैं, बौद्ध रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ कलिंगा, है ना। तो याद रखना आपको ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो 5 पॉइंट है उन्हें मेंशन करने होंगे। सिंपल आप कह सकते हैं कि फर्स्ट दिस बैटल वाज वॉन बाय अशोका बट वॉर चेंज अशोकास लाइफ बिकॉज लॉस वॉज वेरी हैवी, है ना, क्योंकि जीता तो था बट बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके साथ साथ अशोका पूरी तरह से हॉरिफाइड हो गया था, डर गया था बोल सकते हैं एक प्रकार से, जब उसने यहाँ का वायलेंस देखा था, हिंसा देखा था और ब्लड सीड देखा था कि कितने सारे लोग यहाँ पे मरे हुए हैं और कितना सारा ब्लड यहाँ पे क्या है बोल सकते कलेक्ट हुआ है या जमा हो गया है, जो हिंसा हुई थी उसमें। तो इसे देख के ये पूरी तरह से डर गया था एंड देन ही डिसाइडेड नॉट टू डू फाइट वॉर्स अगेन एनी मोर,
है ना। बोले अब मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, और किस धर्म को ये फॉलो कर लेते हैं, बुद्ध धर्म को ये यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, ये बुद्ध धर्म के फॉलोवर बन जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट क्या था इस कलिंगा बैटल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, है ना। सो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे लर्न करना है, ठीक है। अब जैसे ही अशोका बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, देखते हैं इसके बाद उनके द्वारा अपने एम्पायर में बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, है ना, ताकि जो उनके पीपल्स हैं उनमें भी वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, या उनके एम्पायर के अलावा आउटसाइड ऑफ देयर एम्पायर वो अपने बौद्ध रिलीजन को एक्सटेंड कर सके, उसको फैला सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अबाउट द धम्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि अशोका जब बौद्ध धर्म का फॉलोवर बना था तो उसने धम्म को क्या किया था, अपने एम्पायर में एक्सटेंड किया था, धम्म को अपने एम्पायर में फैलाया था। मतलब कहा था कि ये अशोका का धम्म है, ये मेरा धम्म है, इसे सभी लोगों को मानना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि धम्म क्या होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट वाज द धम्म ऑफ अशोका, है ना। फर्स्टली वी शुड डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय धम्म, देन वी विल सी व्हाट इज़ द धम्म ऑफ अशोका, ठीक है। अशोका का धम्म क्या है ये हम बाद में देखेंगे। तो धम्म क्या होता है, धम्म इज़ अ प्राकृतिक फॉर्म ऑफ धर्म। हमें पता है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं धर्म की, है ना, लाइक हिंदू धर्म, है ना, या जो भी धर्म होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इस धर्म को प्राकृतिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, यदि प्राकृतिक लैंग्वेज में बात की जाए धर्म को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है धम्म, है ना। आर नहीं लगता यहाँ पे, बोले एच लग जाता है, धर्म हो जाता है, ठीक है। तो याद रखोगे, धम्म जो है, धम्म इज अ प्राकृतिक फॉर्म ऑफ धर्म, या धर्म जिसको हम बोलते हैं उसका प्राकृतिक फॉर्म धम्म है, विच मीन्स रिलीजियस लॉ एंड प्रैक्टिसेस। जिसका मतलब क्या होता है, रिलीजियस लॉ एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो धार्मिक नियम कानून होते हैं, धार्मिक जो प्रैक्टिसेस होती है, वो सारी क्या हो सकता है, कलेक्टिवली उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृत लैंग्वेज में उसे हम धम्म बोल सकते हैं, है ना। सो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि धम्मा इज अ प्राकृतिक फॉर्म ऑफ धर्म विच मीन्स रिलीजियस लॉ एंड प्रैक्टिसेस, जिसका मतलब क्या होता है, धार्मिक लॉज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। किसी भी धर्म में जो नियम कानून चलते हैं वही जो बौद्ध धर्म में चलते हैं, प्राकृत लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाता है, धम्म बोला जाता है। अब देखते हैं कि अशोका का धम्म क्या था, है ना। धम्म तो हमने समझ गया कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी रिलीजन के, बट अशोका का धम्म क्या था। तो ऑब्वियसली अशोका का जो धम्म था वो किस रिलीजन से इंस्पायर्ड रहा होगा, इट वाज इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म से अशोका का जो धम्म था वो इंस्पायर्ड था, एंड इट वाज द आइडिया फॉर सोसाइटी एंड गवर्नेंस। इसमें क्या थे, इसमें गवर्नेंस के लिए, अपने एम्पायर में गवर्नेंस के लिए, अपने एम्पायर को बेटर तरीके से चलाने के लिए कुछ आइडिया थे जो कि अशोका के द्वारा दिए गए थे। और इससे क्या होता, सोसाइटी में जब ये आइडिया आते तो एक आइडियल सोसाइटी वाय द अशोका इस्टेब्लिश की जा सकती थी, है ना। सो यू विल रिमेंबर व्हाट वाज द धम्मा ऑफ अशोका। सो धम्मा ऑफ अशोका वाज द आइडिया फॉर सोसाइटी एंड गवर्नेंस, एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिज्म, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अब कि कौन कौन सी बातें अशोका ने अपने धम्म में कही थी, है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा, नॉट टू किलिंग एंड नॉट टू हर्टिंग एनी लिविंग विंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीवित प्राणी को ना ही मारना, ना ही उसे चोट पहुंचाना, है ना। ये डेफिनेशन होती है सिंपल, नॉट टू किलिंग, नॉट टू हर्टिंग एनी लिविंग विंग, है ना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन वायलेंस या अहिंसा बोल सकते हैं। तो ये पहली बात कही थी अशोका ने अपने धम्म के माध्यम से अपने एम्पायर में लोगों को, कि किसी को ना ही मारना है, ना ही किसी को चोट पहुंचाना है। सेकंड, स्पीक ट्रुथ या ट्रूथफुल जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। ट्रूथफुल भी बोलते हैं या स्पीक ट्रुथ बोलते हैं, मतलब बोले हमेशा सही बोलना है, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या कहा था इन्होंने,
रिस्पेक्ट टू एल्डर्स स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स। ऑब्वियसली ये तो आज के समय में हर किसी रिलीजन में कहा जाता है, या हमारे एल्डर्स हमें हमेशा सिखाते हैं कि अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करें, अपने से जो बड़े हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, जिसमें स्पेशली आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब आपके जो माता पिता हैं, और जो टीचर हैं, आपके जो गुरु हैं, उनकी रिस्पेक्ट सबसे पहले करें, है ना। तो ये भी कहा गया था बौद्ध जो धम्म था अशोका का उसमें, ठीक है। और एक और पॉइंट इन्होंने कहा था, जैसे कि आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन्स बिलीफ, है ना। मान लो आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, इफ़ यू आर फॉलो द Hindu religion, if you are follow Jain religion, if you are follow Bauddha religion, है ना, this is not matter, you should respect to another religion। यदि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप जैन हो, बट आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने रिलीजन की तरह दूसरे रिलीजन के, दूसरे धर्म के जो बिलीफ हैं, दूसरे रिलीजन के जो विश्वास हैं, उनको उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बोले हमारा धर्म बड़ा बता दिए और दूसरे के धर्म की हम निंदा कर रहे हैं, उसे गलत ठहरा रहे हैं, या उनमें जो कुछ लॉस या प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हम गलत बता रहे हैं, नहीं, है ना। अकॉर्डिंग टू द धम्मा ऑफ अशोका, सभी धर्म को हमें क्या करना चाहिए, जितने भी उनके विश्वास हैं, जितने भी उनके बिलीफ्स हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये कहा गया था किसमें, धम्मा ऑफ अशोका में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट वाज द धम्मा ऑफ अशोका, देन यू विल रिमेंबर द धम्मा ऑफ अशोका वाज द आइडिया फॉर द सोसाइटी एंड गवर्नेंस, है ना। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिज्म, है ना। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या थे इसके, कौन कौन सी बातें इन्होंने फॉलो करने के लिए कहा था। फर्स्ट वाज नॉन वायलेंस, second was speak truth, third was respect to elders especially parents and teacher, and most important fourth was respect of other religion beliefs, है ना। ये 4 आइडियाज़ स्पेशली आपको याद रखना है अबाउट द धम्मा ऑफ अशोका, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धम्म क्या होता है। धम्म का मतलब सिंपल आप बोल सकते हो धर्म होता है, और ये प्राकृतिक लैंग्वेज का वर्ड है ना। देन अशोक का धम्म क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आता है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज द एडिक्ट ऑफ अशोका, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एडिक्ट ऑफ अशोका, मतलब क्या हुआ था। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आफ्टर द बैटल, युद्ध के बाद इन्होंने किस रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट किया था, बौद्ध धर्म को फॉलो करना इन्होंने स्टार्ट किया था। बौद्ध धर्म को फॉलो करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, धम्म इंट्रोड्यूस किया था अपने एम्पायर में धम्म के बारे में बताया था, लोगों को धम्म इंट्रोड्यूस किया था। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। इसी के साथ वो क्या करते हैं, युद्ध के बाद ही एडिक्ट या जो अभिलेख हम जिनको बोल सकते हैं, अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस जिनको हम बोल सकते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया राइटिंग वर्क, है ना। जैसे हमें पता है कई सारे जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री में रूलर्स हुआ करते थे, उनके द्वारा बायोग्राफी लिखवाई जाती थी, ऑटोबायोग्राफी लिखवाई जाती थी। उनके जो एम्पायर थे, उनकी जो डायनेस्टीज थी, उनमें कई सारे राइटर्स हुआ करते थे, है ना। जैसे आपने सुना होगा बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखवाया गया था, है ना। अकबर के बारे में भी जो अबुल फजल थे वो डिटेल लिखते थे। इसी तरह कई सारे राजा महाराजा पुराने जो हुआ करते थे रूलर्स, उनके बारे में बायोग्राफी लिखी जाती थी दूसरे राइटर्स के द्वारा, या वो खुद भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे। इसी तरह अशोक ने जो राइटिंग वाला सिस्टम है ना, अपने एम्पायर की डिटेल के बारे में, उसमें एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था, दैट वाज द इंस्क्रिप्शन सिस्टम। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता था, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता था अभिलेख लिखवाना। अब 2 तरह के इंस्क्रिप्शंस अशोका के द्वारा लिखवाए जाते थे। यू विल रिमेंबर दिस बोथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इज स्टोन, है ना, स्टोन्स इंस्क्रिप्शन,
मतलब जिन्हें बोला जाता है हिंदी में शिलालेख। मतलब अशोक के द्वारा क्या करवाया जाता था, अपने एम्पायर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती थी, है ना, चाहे वो रिलीजियस हो या एम्पायर से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन हो, है ना, या जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो स्टोन के इंस्क्रिप्शन स्टोन के पिल्लर बनवाते थे या स्टोन्स पे लिखवाते थे। या तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टोन पिल्लर कैसे होते थे। उन पे बड़े बड़े पिल्लर बना दिए जाते थे, है ना, ऐसे पिल्लर, और उन पे डिटेल लिखवाई जाती थी। या फिर कहीं पे बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, कहीं पे बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन पत्थर को कर्व करके उन पत्थरों पे क्या करवाया जाता था, डिटेल लिखवाई जाती थी अपने एम्पायर से रिलेटेड जो भी रिलीजियस या एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन थी, है ना। मतलब स्टोन्स पे लिखवाना, कुल मिला के ये बात आप याद रख सकते हो। इंस्क्रिप्शन, ये हो गया स्टोन इंस्क्रिप्शन, शिलालेख जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्टोन पिल्लर बना दिए जाते थे कई बार, या कई बार क्या होता था, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते थे, चाहे तो वो केव्स में हो सकते थे, गुफा वगैरह में हो सकते थे, वहाँ पे उसे लिखवा दिया जाता था। और सेकंड आप लोग याद रखोगे, जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे वायदा अशोका, फर्स्ट वॉज स्टोन इंस्क्रिप्शन, शिलालेख लिखवाए जाते थे। और सेकंड जो होते थे, पिल्लर बनवाए जाते थे आयरन के। एक तो पत्थर पे लिखवा दिया गया, सेकंड आयरन पिल्लर बनवाए जाते थे, है ना। मतलब लोहे के पिल्लर बना दिया गया और उन पे लिखवा दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी होता था। तो आप लोगों को याद रखना है कि अशोक के द्वारा क्या करवाए जाते थे, पिल्लर बनवा दिए जाते थे या स्टोन्स पे लिखवाया जाता था, ठीक है। सो यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अशोक के द्वारा जो स्टोन्स वगैरह बनवाए जाते थे, पिल्लर वगैरह बनवाए जाते थे, वो किस टाइप के होते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अशोका के द्वारा पिल्लर बनवाए जाते थे, है ना। ये देख सकते हैं बड़े बड़े पिल्लर्स हैं और इनमें यहाँ पे डिटेल्स लिखवाई जाती थी। इसी तरह ये आपने देखा होगा जिसमें ऊपर लॉयन बने होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह कुछ जो होते थे, अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टोन्स पे लिखवाए जाते थे, है ना। तो आप ये देख सकते हैं बड़े बड़े स्टोन्स यहाँ पे हैं और स्टोन्स पे क्या है, सारी डिटेल्स लिखी हुई है। हालांकि हम लोग तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके समय की लैंग्वेज ही अलग होती थी, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक, एरामाइक या खरोष्टी लिपि, अलग अलग लिपि होती थी, है ना। तो वो आज के समय में हम नहीं पढ़ सकते। सो यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट कि उनके द्वारा क्या करवाए जाते थे, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नोट्स, ठीक है। अशोकास एडिक्ट, अशोकन एडिक्ट, इसमें क्या था, अशोका स्प्रेड हिज आइडिया थ्रू एडिक्ट, है ना। अभी हमने देखा अशोका के द्वारा जो भी उनके आइडिया थे वो एडिक्ट के माध्यम से, जो अभिलेख होते थे उनके माध्यम से वो क्या करते थे, स्प्रेड करते थे, लोगों में फैलाते थे, है ना। ताकि क्या ऑब्जेक्ट हुआ करता था उसका, इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज ऑन स्टोन पिल्लर, आयरन पिल्लर, कैब्स एंड रॉक्स। अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि ये क्या करते थे, उनके जो आइडिया थे, उनके जो मैसेज हुआ करते थे वो स्टोन पिल्लर के माध्यम से, मतलब पत्थरों के पिल्लर बनवा के, आयरन पिल्लर मतलब लोहे के पिल्लर बनवा के, ऐसे बड़े बड़े पिल्लर बनवा दिए जाते थे, अभी हमने दिखाया आपको। या केव्स, कई बार गुफाएं जो होती है बड़ी बड़ी, है ना, उनमें जैसे आपने एलोरा अजंता के बारे में सुना होगा, वहाँ पे अजंता और एलोरा में जातक कथाएं हैं, है ना। मतलब लिखी हुई है, वो अशोक से रिलेटेड नहीं है बट लिखी हुई है ना। चाहे कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हो तो उनको पता होगा। तो इसी तरह केव्स में कई सारी क्या करवा दी जाती थी, अशोक के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस थे वो लिखवा दिए जाते थे और चट्टानों पे भी लिखवा दिए जाते थे। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अशोका ने अपने आइडिया को कैसे स्प्रेड किया था। कोई बुक वगैरह नहीं लिखवाई थी इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने एडिक्ट के माध्यम से स्प्रेड किया था। और नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, स्टोन पिल्लर, आयरन पिल्लर और केव्स या रॉक्स के माध्यम से ये क्या करते थे, ये उन्हें अपने जो भी मैसेज होते थे उन्हें क्या करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक है ना। ताकि सो दैट पीपल कुड रीड देम, ताकि लोग उन्हें क्या कर सके, लोग उन्हें पढ़ सके, है ना। इसीलिए तो पहुंचाया जाता था ऑब्वियसली। पिल्लर ऑफ कैपिटल वॉज क्राउंड विथ फिगर ऑफ वुल एंड लॉयन। पिल्लर ऑफ कैपिटल मतलब पाटलिपुत्रा, आपको पता है मौर्य एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, है ना। याद रखोगे जो आज हमारा पटना है वही पाटलिपुत्र मौर्य एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। वहाँ पे जो पिल्लर बनाए जाते थे, है ना, वहाँ पे जो पिल्लर बनाए जाते थे उन पिल्लर में क्या होता था, क्राउंड विथ फिगर ऑफ वुल एंड लॉयन। मतलब स्पेशली अभी हमने दिखाया था आपको, ऊपर साइड ऐसे लॉयन बने होते थे और
किसी में वुल बने होते थे, स्पेशली वुल बने होते थे। तो ये कई सारे जो कैपिटल्स में, कैपिटल सिटी थी, पाटलिपुत्र सिटी थी, वहाँ पे जो पिल्लर बने थे उनमें देखने के लिए मिलता था, है ना। सो याद रखोगे, पिल्लर ऑफ कैपिटल वॉज क्राउन्ड विथ फिगर ऑफ वुल एंड लॉयन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पिल्लर आता है अशोका वाला, दैट इज सारनाथ अशोका पिल्लर। सारनाथ का जो अशोक का पिल्लर था वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है। तो सारनाथ का अशोका पिल्लर क्या है, फोर लॉयन कर्व्ड एट टॉप, है ना। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जरा, अभी हमने आपको दिखाया था, शायद आपको याद होगा, बट फिर से हम दिखा देते हैं। सारनाथ अशोका पिल्लर, है ना, 4 लायन कर्व्ड एट टॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सारनाथ का अशोका पिल्लर, ठीक है, ये स्पेशली। और आप लोगों को ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था कि 4 लायन कर्व्ड एट टॉप, है ना। आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 1 मोर बैक साइड, एक पीछे की तरफ होता है, ऑब्वियसली एक साइड से हम 3 ही देख सकते हैं, है ना। वी कैन सी ओनली 3 एट अ ग्लैंस। सो यहाँ पे हम 3 देख सकते हैं, एक पीछे की तरफ होता है। तो यू विल रिमेंबर ये किसका स्तंभ है, किसका पिल्लर है, सारनाथ में। सारनाथ एक फेमस प्लेस है ऑब्वियसली, ठीक है ना, सारनाथ में बना हुआ है इसलिए से सारनाथ का बोला जा रहा है, और अशोक के द्वारा बनवाया गया इसलिए अशोक का पिल्लर बोला जा रहा है। तो ये सारनाथ का अशोका पिल्लर है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो 4 लॉयन कर्व्ड एट टॉप, दिस इज द फर्स्ट फीचर अबाउट द सारनाथ अशोका पिल्लर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ये, याद रखोगे, दिस इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ अवर कंट्री इंडिया, देन यू विल रिमेंबर सारनाथ अशोका पिल्लर। सारनाथ का जो अशोका का पिल्लर है ये हमारी कंट्री का नेशनल एम्बलम या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जरा याद रख लेना ध्यान से इस पॉइंट को। और कहाँ कहाँ पे आपने इस पिल्लर का जो सिंबल बना होता है या जो नेशनल एम्बलम बना हुआ है वो देखा हुआ है। सबसे पहले आपने इसे देखा होगा इंडियन करेंसी में, हमारे देश में जो सिक्के कॉइन्स चलते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपने कई बार देखे होंगे सारनाथ के जो इंस्क्रिप्शंस, सारनाथ के अशोका इंस्क्रिप्शन का ये वाला देख लो जरा यहाँ पे, है ना, यही है ना 4 फेस लायन। तो आपने कहाँ पे देखा है इसे, करेंसी में, हमारे देश में जो करेंसी या सिक्के चलते हैं उसमें आपने देख लिया। इसी तरह आपने देखा होगा जो हमारे गवर्नमेंट आईपीएस ऑफिसर होते हैं ना, आईपीएस पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, लाइक एसपी वगैरह, है ना, जो होते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा यहाँ पे बना होता है ये सिंबल, है ना, नेशनल एम्बलम का। नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, यहाँ पे अशोक चक्र होता है ना, एलिफेंट होता है, वुल होते हैं, हॉर्स होते हैं, ऊपर लॉयन होते हैं। तो ये है नेशनल एम्बलम हमारा। तो याद रखोगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनल एम्बलम के बारे में। क्या क्या पॉइंट हमने देखा, सारनाथ अशोका पिल्लर 4 फेस लॉयन है, इसमें 4 लॉयन है टॉप साइड में, और ये हमारे देश का नेशनल एम्बलम बन गया है। कॉइन्स में इसे हम देखते हैं, और जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं हमारे, है ना, या जो हमारे सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं उनकी आईपीएस ऑफिसर्स की जो ड्रेस होती है उसमें भी ये होता है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं अबाउट द सारनाथ अशोका पिल्लर। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, है ना। सो एडिक्ट वर यूजुअली रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। आप याद रखोगे अभी हमने जो डिस्कस किया, एडिक्ट जो लिखवाए जाते थे, अभिलेख जो लिखवाए जाते थे, है ना, वो किस लैंग्वेज में लिखवाए जाते थे, प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए जाते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस लैंग्वेज में एडिक्ट होते थे, जो अभिलेख लिखवाए जाते थे, लाइक शिला अभिलेख या स्तंभ अभिलेख, दैट वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में इसे लिखवाया जाता था स्पेशली। इसके अलावा कभी कभी कुछ दूसरी लैंग्वेज भी लाइक ग्रीक, खरोष्टी एंड आरामाइक का यूज़ किया जाता था, और इन लिपियों का यूज़ किया जाता था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। जो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने के लिए मिलते थे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे, है ना। सो योर पॉइंट, दिस पॉइंट यू विल ऑल्सो रिमेंबर। नॉर्मली जो एडिक्ट होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में होते थे, इसके अलावा ग्रीक, खरोष्टी और अरामाइक लिपि में भी ये लिखे जाते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 टर्म आपको याद रखना है, धम्म महात्माज एंड धम्म यात्रा। तो धम्म महात्मा क्या होते थे, सबसे पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट वाज धम्म महात्माज, ठीक है ना। तो धम्म महात्मा क्या होते थे, व्हाट वर धम्म महात्मास, है ना, या व्हाट वाज धम्म महात्मा, ठीक है। तो यू विल रिमेंबर ऑफिशियल्स हु वेंट प्लेस टू प्लेस फॉर टीचिंग पीपल अबाउट द धम्मा, है ना। कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे, किसके द्वारा, ऑब्वियसली अशोका के द्वारा। ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, है ना। मतलब मान लो
एक सिटी है, एक प्लेस है, उससे दूसरी जगह जाते थे, कुछ ग्रुप हुआ करता था ऑफिसर्स का, जो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, काय के लिए जाते थे, टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा, लोगों को अशोक का जो धम्म था उसके बारे में टीच करते थे, लोगों को बताते थे अशोक के धम्म के बारे में कि भैया आपको ये बातें फॉलो करनी है ना। हमने पढ़ा था कौन कौन से पॉइंट थे अशोक के धम्म में, तो ये टीच करते थे धम्म के बारे में लोगों के, और ये ऑफिसर क्या कहलाते थे, इन ऑफिसर्स को कहा जाता था धम्म महात्मा, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑफिसर्स होते थे जो प्लेस टू प्लेस जाते थे, काय के लिए, टीचिंग करने के लिए, अशोक का जो धम्म होता था उसको टीच करने के लिए, तो इसे इन ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था, धम्म महात्मा कहा जाता था। इसी तरह याद रखोगे एक और टर्म आता है धर्म यात्रा या धम्म यात्रा। तो धम्म यात्रा क्या थी, कई बार जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे ऑफिसर जो हैं वो जाते थे टीच करने के लिए, ठीक है ना, लोगों को। इसी तरह कई बार अशोक जाते थे इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है ना, अपने एम्पायर में अशोक का इंस्पेक्शन करने जाते थे, देखने जाते थे कि लोगों के द्वारा उनके धर्म को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। जैसे हमारे स्कूल्स में कई बार क्या होता है, टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, भैया धम्म महात्मा के जैसे ये पढ़ा रहे हैं हमें, और जो हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं स्कूल के, वो कई बार क्या आते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं, चेक करने आते हैं कि बोले बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, टेस्ट भी लेते हैं आपका। तो इसी तरह अशोक क्या करता था, इंस्पेक्शन करने जाता था, तो उसे क्या बोला जाता था, इंस्पेक्शन ऑफ अशोका, उसे क्या बोला जाता था, धम्म यात्रा। यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। इंस्पेक्शन एम्पायर यहाँ पे आएगा, यूआर नहीं आएगा, ये पॉइंट याद रखोगे। इंस्पेक्शन एम्पायर ऑफ अशोका दैट वाज नोन एज अ व्हाट, धम्म यात्रा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ तक अभी थे उन्हें हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। जो भी इंपॉर्टेंट लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं वो हम थर्ड वीडियो में पूरी तरह से कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।